तो एक और मूवी हमें देखने को मिल रही है, यानी सीरीज एक तरह से हमें देखने को मिल रही है, जिसका टाइटल है क्राइम स्क्रीन एक तरह से जीरो। जी हाँ दोस्तों, ये 2025 वाली क्राइम स्क्रीन है। इस नाम पर पहले भी एक तरह से सीरीज हमें देखने को मिल चुकी है, उसमें भी 3 सेक्शन थे। ये 2025 वाली एक तरह से सीरीज है जो कि हमें अभी देखने को मिल रही है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। क्राइम सीन कोरियाई एक दक्षिण कोरियाई विविधता कार्यक्रम है। खेल के प्रारंभ में खिलाड़ियों, दोनों आवर्ती कलाकार सदस्य और अतिथि को अपराध स्थल से परिचित कराया जाता है, जो कि मंच क्षेत्र पर दोहराए गए हत्या के दृश्य का एक मॉकअप होता है, और उन्हें यह पता लगाने का कार्य दिया जाता है कि हत्यारा कौन है। केस ब्रीफिंग अपराध स्थल का पता चलने पर खिलाड़ियों को केस ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें हत्या से पहले हुई घटनाओं का सारांश और संभावित संदिग्धों की सूची शामिल होती है। इसके तुरंत बाद प्रत्येक खिलाड़ी खेल के बाकी हिस्से में भूमिका निभाने के लिए एक संदिग्ध चुनता है। इसके बाद खिलाड़ियों को उस संदिग्ध के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है जिसका वे क्रमशः किरदार निभा रहे हैं, जिसमें संदिग्ध का व्यक्तित्व, अपराध के दौरान उसका ठिकाना, अन्य संदिग्धों से उसका रिश्ता और हत्यारे के मामले में उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकने वाले सबूत शामिल है। बाकी जांच कई खंडों में विभाजित है। एलिबाई प्रत्येक खिलाड़ी अपना परिचय उस संदिग्ध के रूप में देता है जिसका वह चित्रण कर रहा है, पीड़ित के साथ अपने संबंधों के बारे में कुछ पृष्ठभूमि जानकारी देता है, और अपराध से पहले और उसके दौरान अपने ठिकाने का विवरण देता है। अपराधी को इस बारे में झूठ बोलना होगा, जबकि अन्य को सच बताना होगा। इस दौरान अन्य खिलाड़ियों को प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, लेकिन वर्तमान में एलिबाई दे रहे खिलाड़ी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है। घटनास्थल पर जांच प्रत्येक खिलाड़ी को सुराग ढूंढने के लिए अपराध स्थल की जांच करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण सुराग याद रखने में मदद करने के लिए उन्हें एक कैमरा भी दिया जाता है जो अधिकतम 10 तस्वीरें ले सकता है। पहले 2 मामलों में यह खंड अलग-अलग चलाया गया था, हालांकि तीसरे मामले से आगे यह खंड जोड़ियों में चलाया गया। 5 मिनट की ब्रीफिंग या निःशुल्क ब्रीफिंग। 5 मिनट की ब्रीफिंग सभी खिलाड़ियों द्वारा ऑनसाइट जांच पूरी करने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी के पास अपने द्वारा प्राप्त साक्ष्य या वर्तमान में विचाराधीन सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए 5 मिनट का समय होता है। अपनी बात रखने में मदद के लिए उन्हें एक ड्राई इरेज बोर्ड और मार्कर दिया जाता है। वे अन्य खिलाड़ियों से साक्ष्यों से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हालांकि प्रश्नों के लिए घड़ी नहीं रुकेगी। इसके अतिरिक्त केवल वर्तमान में ब्रीफिंग दे रहे खिलाड़ी को ही प्रश्न पूछने की अनुमति है। निःशुल्क ब्रीफिंग 5 मिनट ब्रीफिंग के समान, सिवाय इसके कि खिलाड़ियों पर कोई समय सीमा नहीं लगाई जाती है और सभी को प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। पहला अपराधी वोट आमतौर पर ब्रीफिंग के बाद प्रत्येक खिलाड़ी गुप्त रूप से उस व्यक्ति को वोट देता है जिसे वह वर्तमान में अपराधी मानता है। इसके बाद समग्र परिणाम सभी खिलाड़ियों को अगली चर्चा के दौरान उपयोग करने के लिए बताए जाते हैं। मुक्त बातचीत खिलाड़ियों को एक घेरे में बैठाया जाता है और हत्यारे पर आम सहमति बनाने के लिए मामले पर खुलकर चर्चा करने की अनुमति दी जाती है। खिलाड़ी केवल अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों का ही उपयोग कर सकते हैं, और इस खंड के दौरान उन्हें अपराध स्थल पर वापस जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें चर्चा में सहायता के लिए खंड के दौरान संकेत भी दिए जाते हैं। संकेत हत्यारे की ओर इशारा करने वाले 2 अतिरिक्त सुराग खिलाड़ियों को फ्री टॉक के दौरान दिए जाते हैं। ये संकेत पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर संदिग्धों के निजी सामान और हत्या के दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तक हो सकते हैं। अतिरिक्त ऑनसाइट जांच सभी खिलाड़ी अतिरिक्त जांच और चर्चा के लिए अपराध स्थल पर एकत्रित होते हैं। यह खंड आमतौर पर उन क्षेत्रों की जांच करता है जो प्रारंभिक ऑनसाइट जांच के दौरान छूट गए थे और मुक्त बातचीत के दौरान चर्चा किए गए सिद्धांतों का अन्वेषण करते हैं। यह खंड एक पूछताछ के साथ साथ चलाया जाता है। एक पर एक पूछताछ
अतिरिक्त ऑनसाइट जांच के दौरान प्रत्येक खिलाड़ी पूछताछ कक्ष में जाता है और किसी अन्य खिलाड़ी को बुलाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करता है। बुलाए जाने के बाद बुलाए गए खिलाड़ी को तुरंत अपराध स्थल से निकलकर पूछताछ कक्ष में जाना होगा। बुलाए गए खिलाड़ी के पहुंचने पर खिलाड़ियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी चर्चा के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। हालांकि आमतौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि इन 3 मिनटों का उपयोग बुलाए गए खिलाड़ी से पूछताछ के लिए किया जाए, लेकिन इस समय का उपयोग निजी सहयोग के लिए भी किया गया है। खिलाड़ियों को एक से अधिक बार बुलाया जा सकता है और परिणामस्वरूप वह बहुमूल्य समय नष्ट हो सकता है, जिसका उपयोग अपराध स्थल की आगे की जांच में किया जा सकता था। अंतिम अपराधी मतदान। सभी खिलाड़ियों की आमने सामने की पूछताछ के बाद खेल अंतिम मतदान की ओर बढ़ता है। इस बिंदु पर किसी भी अतिरिक्त जांच पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, हालांकि खिलाड़ी आपस में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी गुप्त रूप से मतदान करता है कि उनके अनुसार अंतिम अपराधी कौन है, और इन मतदानों के परिणाम खेल का परिणाम निर्धारित करते हैं। परिणाम। अंतिम अपराधी मतदान के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाले खिलाड़ी को गिरफ्तार कर एक अस्थायी जेल में बंद कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को वोट देने वाले खिलाड़ियों की पहचान कर ली जाती है। अगर गिरफ्तार किया गया खिलाड़ी अपराधी है, तो उस खिलाड़ी को वोट देने वाले सभी खिलाड़ियों को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिलता है। हालांकि अगर गिरफ्तार किया गया खिलाड़ी अपराधी नहीं है, तो असली अपराधी उन सभी सोने के सिक्कों को जीत लेता है जो दूसरे खिलाड़ी जीत सकते थे। सीजन 2। सीजन 2 में प्रारूप में थोड़ा बदलाव किया गया। जासूस की भूमिका का अतिरिक्त प्रावधान। अब हर मामले में एक खिलाड़ी को जासूस की भूमिका सौंपी जाती है। जासूस हमेशा निर्दोष होता है और इसलिए अन्य खिलाड़ियों के लिए एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त जासूस को एक के बजाय 2 वोट दिए जाते हैं और वह उन्हें विभाजित कर सकता है या एक ही संदिग्ध को 2 बार वोट दे सकता है। अंततः जासूस अब एकमात्र खिलाड़ी है जो एक पर एक पूछताछ का अनुरोध कर सकता है। पुरस्कार वितरण में बदलाव। सोने के सिक्कों से भरे एक बैग के बजाय प्रत्येक खिलाड़ी को अपराधी का सही अनुमान लगाने पर 1,000,000 लगभग $1,000 मिलते हैं। जासूस को 2 गुना मिलता है अगर वे अपने दोनों वोट एक ही संदिग्ध पर इस्तेमाल करते हैं। सीजन 1 की तरह, अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है, तो अपराधी सारी जीत ले लेता है। सीजन खत्म होने के बाद केवल शीर्ष 3 खिलाड़ी ही अपनी कमाई रख पाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सभी मेहमानों को एकल खिलाड़ी माना जाता है। सीजन 3। प्रारूप शुरू से ही अपेक्षाकृत एक जैसा ही रहा है, हालांकि सीजन 3 में इसमें मामूली बदलाव किए गए हैं। जासूस का सहायक। सीजन 2 में जासूस का सहायक क्रू का एक सदस्य था जो कलाकारों को संकेत देने में मदद करता था, साथ ही एपिसोड की शुरुआत में संदिग्धों को लाता था और जासूस के साथ आमने सामने की पूछताछ के लिए उन्हें ले जाता था। सीजन 3 में जासूस के सहायक की भूमिका अब और भी बड़ी हो गई है। इसके अलावा अब वह ब्रीफिंग में भी शामिल होता है, जहां खिलाड़ी सबूतों पर चर्चा करते हैं और जासूस अपने पहले आपराधिक वोट से पहले उससे सलाह-मशविरा कर सकता है। घटनास्थल पर जांच। खिलाड़ियों को अब अपराध स्थल का सर्वेक्षण करने और सबूत ढूंढने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। हांग, जिन्होंने हाल ही में पेशेवर पोकर में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, हालांकि वह 2000 के दशक से ऑनलाइन पोकर खेल रहे हैं, खासकर पोकर स्टार्स पर। वह वर्तमान में ऑनलाइन जापानी ब्रांड J88 पोकर द्वारा प्रायोजित है। उन्होंने ताइवान में एशियाई पोकर टूर चैंपियनशिप इवेंट और J88 पोकर टूर शंघाई मेन इवेंट जैसे प्रमुख एशियाई टूर्नामेंट जीते हैं। 2022 में हांग ने $1,979 पोकर हॉल ऑफ फेम बाउंटी नो लिमिट होल्डम इवेंट में अपना पहला WSOP ब्रेसलेट जीता, जिसमें 276,067 की राशि जीती। 7. व्यक्तिगत जीवन।
25 मई 2023 को हांग ने अपनी प्रेमिका से अपनी आगामी शादी की घोषणा की। 8-17 मार्च 2024 को हांग ने अपनी प्रेमिका से, जो उससे 10 साल छोटी है, गंगनम में शादी की। 9-16 नवंबर 2024 को हांग ने अपने पहले बच्चे, एक बेटी के जन्म की घोषणा की। 10 प्रमुख उपलब्धियां। शीर्षक नोट्स। विश्व साइबर गेम्स 2002 ग्रैंड फाइनल द्वितीय विजेता। ब्लिज़कॉन 2005 पहले स्थान पर। KTEC KPGA विजेता चैंपियनशिप। 2005 स्निकर्स ऑलस्टार लीग। TG सैम्बो AMA सेल द्वितीय विजेता। KPGA प्रथम टूर AMA सेल। KPGA दूसरा टूर AMA सेल। ओलिम्पस ऑनगेमनेट स्टार लीग। कोका कोला ऑनगेमनेट स्टार लीग। टेलीविजन पर उपस्थिति। वर्ष शीर्षक नोट्स। 2013 प्रतिभा खेल के नियम विजेता। जीनियस नियम तोड़ने वाला कलाकार सदस्य। एपिसोड 1-60। 2014 किम जियोन की स्वीट 19 कास्ट सदस्य। साझा टीवी। और अधिक रोमांस की आवश्यकता है। अपराध स्थल। काम का पहला दिन सीजन 2 में अकेला रहता हूँ अतिथि। एपिसोड 43। रेडियो स्टार अतिथि। एपिसोड 369। दोनों खुश रहो अतिथि। एपिसोड 344 और 361। प्रतिभा काला गार्नेट अतिथि। एपिसोड 10। कृपया मेरे रेफ्रिजरेटर का ध्यान रखें अतिथि। एपिसोड 5 और 6। 2015 अपराध स्थल 2 कास्ट सदस्य। द जीनियस ग्रैंड फाइनल। स्कूल के लिए रवाना अतिथि। एपिसोड 59-62। समस्याग्रस्त पुरुष अतिथि। एपिसोड 30। गैरशिखर सम्मेलन अतिथि। एपिसोड 37। किम यूंजी कोरियाई। जन्म नाम क्रिस्टीन किम एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री और पूर्व गायिका है। वह एनेस यूंजी एनेस नाम से स्टेज परफॉर्म करती है और उन्होंने 2009 में JTM एंटरटेनमेंट के डिजिटल सिंगल हेड हर्ट्स से शुरुआत की। 1-2 उनके नाम में एनेस का मतलब शुरू में न्यू स्पिरिट था, लेकिन बाद में इसे बदलकर न्यू स्टार कर दिया गया। किम ने अपने स्टेज नाम के एक हिस्से के रूप में अपने कोरियाई नाम का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें क्रिस्टीन शब्द का उच्चारण कोरियाई लोगों के लिए बहुत मुश्किल लगता था। 3 प्रारंभिक जीवन। किम का जन्म 6 सितंबर 1988 को सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था और वे चौथी कक्षा में कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो वैली चली गईं। उन्होंने नृत्य और संचार में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए UCLA में प्रवेश लिया, लेकिन 1 वर्ष बाद ही दक्षिण कोरिया में मनोरंजन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए छुट्टी ले ली। शुरुआत में DSP मीडिया में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के बाद उन्होंने JTM एंटरटेनमेंट के साथ एकल हेड हर्ट्स से शुरुआत की। उद्धरण वांछित। किम के चचेरे भाई कारा सदस्य कांग जियंग है। उनका एक छोटा भाई भी है। 4 अविश्वसनीय स्रोत। आजीविका। उन्होंने 2009 के आसपास फ्रेश प्रिटी क्योर के लिए यू मेक मी हैप्पी का अंग्रेजी संस्करण रिकॉर्ड किया। 1 नवंबर 2012 को किम ने जे पार्क के साथ एक डिजिटल सिंगल इफ यू लव मी रिलीज किया और एक आधिकारिक संगीत वीडियो और एक बिहाइंड द सीन फिल्म भी रिलीज की। किम ने KBS के म्यूजिक बैंक, एमनेट के एम काउंटडाउन, MBC के म्यूजिक कोर और SBS के इंकिगायो जैसे कोरियाई संगीत शो में जे पार्क के साथ अपने सिंगल्स प्रस्तुत किए, जिनकी जगह कभी कभी डेलमेटियन के साइमन ने ले ली। इसके अलावा नवंबर 2012 में किम यूकिस के एली किम के साथ K-pop टेस्टी रोड की होस्ट बनी, जिसने कोरियाई वेव और भोजन को एक शो में मिला दिया। 5-6 जनवरी 2013 में किम ने एडम लैम्बर्ट और ऑरिया के साथ हो ची मिन्ह सिटी में प्रदर्शन किया। 23 नवंबर 2018 को यह घोषणा की गई कि एनेस यूंजी ने अपना मंच नाम बदलकर किम यूंजी कर लिया है, क्योंकि उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में प्रचारित किया जाएगा। 2021 में
किम ने घोषणा की कि वह अपने 2012 के एकल इफ यू लव मी को जूनी के साथ फिर से रिलीज कर रही है, जो गीत पर जे पार्क की मूल विशेषता को बदल देगा। 3 दिसंबर 2021 को यह बताया गया कि किम ने सबलाइम आर्टिस्ट एजेंसी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने बाद में पुष्टि की कि अनुबंध पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। 11/12/2021 में किम अपने पति चोई वूसुंग के साथ एपिसोड 220 से 238 के लिए विभिन्न प्रकार के शो सेम बेड, डिफरेंट ड्रीम्स 2 में शामिल हुई और एपिसोड 258 में भी दिखाई दी। 13 किम को नेटफ्लिक्स की कॉमिक हीस्ट फिल्म लिफ्ट में कास्ट किया गया था, जिसमें अमेरिकी कॉमेडियन केविन हार्ट मुख्य भूमिका में थे। मूल रूप से अगस्त 2023 में रिलीज होने वाली इस फिल्म को 12 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। 14 व्यक्तिगत जीवन। किम ने मार्च 2015 में साथ मिलकर संगीत पर काम करते हुए संगीतकार चांसलर को डेट करना शुरू किया। 15 इस रिश्ते से 2 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी। 16 दोनों के बीच अपने अपने शेड्यूल में टकराव के कारण दूरियां आ गई और अगस्त 2017 में उनका रिश्ता खत्म हो गया। 17 सितंबर 2021 में किम ने अपने बचपन के दोस्त, पहले प्रेमी और एक व्यवसायी चोई वूसुंग से शादी की। वह कॉमेडियन ली सांगहे को उनके दिवंगत पिता के सबसे अच्छे दोस्त और गायक किम यंगिम को के बेटे हैं। 18 किशोरावस्था में सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग होने के बाद वे वयस्कों के रूप में फिर से मिले क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके पिता उनके रिश्ते पर आपत्ति कर सकते हैं। उद्धरण वांछित 23 अप्रैल 2024 को सबलाइम ने पुष्टि की कि शादी के 3 साल बाद किम गर्भवती थीं। 19 किम ने 7 जुलाई 2024 को एला नाम की एक बेटी को जन्म दिया। 20 डिस्कोग्राफी। विस्तारित नाटक। शीर्षक एल्बम विवरण शीर्ष चार्ट स्थितियां बिक्री। कोर 21 नियो स्पिरिट। रिलीज 5 जनवरी 2012। लेबल जेटीएम एंटरटेनमेंट सोनी। होंग जिनहो कोरियाई। जन्म 31 अक्टूबर 1982, एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन व्यक्तित्व, पोकर खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर स्टारक्राफ्ट खिलाड़ी है, जो एनसी येलो या केवल येलो के नाम से खेलते हैं। 2012 में वे जेनिक्स स्टॉर्म लीग ऑफ लीजेंड्स प्रो गेमिंग टीम के कोच बने। एक टेलीविजन व्यक्तित्व के रूप में उन्हें रियलिटी सर्वाइवल शो द जीनियस और वैरायटी शो क्राइम सीन में उनके अभिनय के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। स्टारक्राफ्ट करियर। हांग, जिसका उपनाम स्टॉर्म जर्ग एक और कोंग कोरियाई में बीन का अर्थ है, जिन्हो है, अपने आक्रामक और परेशान करने वाले शैली के खेल के लिए और बॉक्सर के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के लिए जाना जाता है। अपने दमदार प्रदर्शन के बावजूद वे कभी भी प्रमुख स्टारक्राफ्ट टूर्नामेंटों में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाने के लिए प्रसिद्ध है। होंग 6 बार इन प्रतियोगिताओं में दूसरे स्थान पर रहे, जिसके कारण उन्हें किंग ऑफ सिल्वर की उपाधि मिली। हालांकि कुछ टूर्नामेंट ऐसे भी हैं जिनमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन ये रिकॉर्ड तब अमान्य हो गए जब केएसपीए ने घोषणा की कि वह केवल ऑनगेमनेट स्टार लीग, ओएसएल और एमएसएल रिकॉर्ड ही स्वीकार करेगा। उनकी उल्लेखनीय जीतों में 2003 आईटीवी 5वें स्टार लीग में प्रथम स्थान, 2005 में स्निकर्स ऑल स्टार लीग, एक और पहला ब्लिज़कॉन आमंत्रण टूर्नामेंट शामिल है। होंग को अपनी आखिरी बड़ी हार 2006 में शिन्हान बैंक सीजन 1 ओएसएल के सेमीफाइनल में हान कैसी डोंगवूक के खिलाफ मिली थी और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। अगले ओएसएल में अपने खराब प्रदर्शन के कारण होंग एक ऐसी गिरावट में चले गए हैं जिससे वे उबर नहीं पाए हैं। होंग जीओएमटीवी एवरेटेक क्लासिक में राउंड ऑफ 32 तक पहुंचे, लेकिन ओडिन जू यंगराल से हार गए। नवंबर 2008 में वे स्टारक्राफ्ट टीम एयरफोर्स एसी में कोरियाई वायुसेना में भर्ती हुए। एक रोकफ एस का सदस्य बनने के बाद होंग ने धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी फॉर्म में वापसी की।
इसकी शुरुआत 735 दिनों के मौन के बाद 20 जून 2009 को शिन्हान बैंक प्रो लीग 8 से 9 में बिसु शील्ड के खिलाफ एक पुराने जमाने की तूफान जैसी जीत से हुई। 2006 में शिन्हान बैंक ओएसएल सीजन 2 के बाद से वह न तो ओएसएल और न ही एमएसएल के लिए क्वालिफाई कर पाए, लेकिन शिन्हान बैंक प्रो लीग 9 से 10 सीजन के अंत में होंग ने 3 मैचों की जीत का सिलसिला कायम रखते हुए सीजन का अंत किया, जिसमें जेडोंग के खिलाफ एक नाटकीय जीत भी शामिल थी। शिन्हान बैंक स्टार लीग के दूसरे सीजन के दौरान जिन्हों होंग ने 16 जून 2011 को अपनी वेबसाइट पर पेशेवर गेमिंग से अपनी सेवानिवृत्ति की आधिकारिक घोषणा की। उनके सेवानिवृत्ति समारोह में बॉक्सर ने मजाक में उन्हें स्टारक्राफ्ट 2 का एक खाली डिब्बा थमा दिया। बॉक्सर ने कहा कि डिब्बा खाली था, लेकिन खाता स्लेयर्स कबीले के घर में था, और अगर होंग कभी स्टारक्राफ्ट 2 में जाने के बारे में सोचते तो उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। अगस्त 2011 में वह जियोएम टीवी पर प्रोजेक्ट अ नामक एक रियलिटी टीवी सीरीज में दिखाई दिए। यह सीरीज होंग के गॉमटीवी ग्लोबल स्टारक्राफ्ट 2 लीग के लिए क्वालिफाई करने और स्टारक्राफ्ट 2 में अपने प्रो गेमिंग करियर को फिर से शुरू करने के प्रयासों पर आधारित है। इस सीरीज का प्रीमियर 12 अगस्त 2011 को हुआ था। 2 सेवानिवृत्ति के बाद 16 जून 2011 को होंग ने स्टारक्राफ्ट करियर से संन्यास की घोषणा की। अब वह लीग ऑफ लीजेंड्स के कोच है। 2013 में उन्हें कोरियाई रियलिटी टेलीविजन गेम शो द जीनियस रूल्स ऑफ द गेम के पहले सीजन में 11 प्रतियोगियों के साथ कास्ट किया गया था। यह श्रृंखला 26 अप्रैल 2013 को टीवीएन पर शुरू हुई। इसमें टीम की राजनीति और व्यक्तिगत सामरिक खेल से जुड़ी साप्ताहिक गेम चुनौतियां थीं। रणनीतिक खेल खेलने में अपनी मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन करने के बाद हांग जल्द ही प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया। उन्होंने अंतिम चैंपियन के रूप में श्रृंखला समाप्त की, जिसमें मशहूर हस्तियों, हार्वर्ड स्नातक और राजनीतिज्ञ ली जुनसेक, मेंसा सदस्य चोई जंग मून और दिग्गज पेशेवर जुआरी जिमी चा सहित अन्य प्रतिभागियों को हराया। पुरस्कार राशि KRW 79,000,000 लगभग USD 70,000 थी। नवंबर 2013 में कार्यक्रम का दूसरा सीजन, जिसका नाम द जीनियस रूल ब्रेकर था, प्रसारित होना शुरू हुआ। होंग को उनके पुराने स्टारक्राफ्ट प्रतिद्वंद्वी लिम योहवान स्लेयरेस बॉक्सर के साथ एक वापसी करने वाले प्रतियोगी के रूप में फिर से शामिल किया गया। उन्हें एपिसोड 7 में ही बाहर कर दिया गया। अंततः उन्हें एक नए स्पिन-ऑफ कार्यक्रम जीनियस बिहाइंड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम पिछले सप्ताह हुए एपिसोड का विश्लेषण करने पर केंद्रित है और प्रत्येक नए एपिसोड के प्रसारण से पहले एक तैयारी के रूप में है। 2014 में हांग MBC टीवी पर रेडियो स्टार और आई लिव अलोन, KBS 2 टीवी पर हैप्पी टुगेदर जैसे लोकप्रिय टीवी कार्यक्रमों में दिखाई दिए और उन्हें JTBC पर क्राइम सीन के कलाकार सदस्य के रूप में भर्ती किया गया। 3 उन्होंने अन्य अनुभवी स्टारक्राफ्ट खिलाड़ियों के साथ मिलकर पूर्व पेशेवर खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट आयोजित किए, जिसका अंतिम लक्ष्य अनुभवी स्टारक्राफ्ट खिलाड़ियों के लिए एक लीग स्थापित करना और स्टारक्राफ्ट के भाग्य को पुनर्जीवित करना था। पहली गतिविधि 5 फरवरी 2014 को आयोजित स्टार फाइनल 4 इवेंट मैच का उद्घाटन था। होंग ने कांग मिन, नलंदस्कोरा, पार्क जुनसुक, रीच और ली ब्यूंगमिन गुडफ्रेंड के साथ प्रतिस्पर्धा की। अंततः उन्होंने यह इवेंट जीत लिया। येलो ने सेवानिवृत्ति से वापसी की जब वह फरवरी 2014 में जियोएम टीवी क्लासिक में आमंत्रित 8 खिलाड़ियों में से एक थे, जो वर्षों में पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित ब्रूड वॉर टूर्नामेंट में से एक था। 4-5 2015 में हांग द जीनियस के चौथे सीजन द जीनियस ग्रैंड फाइनल और क्राइम सीन के दूसरे सीजन के लिए लौटे। द जीनियस ग्रैंड फाइनल में चौथा और क्राइम सीन 2 में पहला स्थान प्राप्त किया। पोकर जंग ने मिडिल स्कूल में एक संगीतकार बनने का सपना देखा था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा तब बदल गई जब उन्होंने हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष में अपना पहला थिएटर नाटक देखा।
एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने 40 से अधिक नाटकों में अभिनय किया, अच्छी समीक्षा प्राप्त की और अपने प्रदर्शन के लिए कुछ पुरस्कार प्राप्त किए। सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में थिएटर की पढ़ाई करने के बाद वह 1990 के दशक के मध्य में SBS के विभिन्न शो गुड फ्रेंड्स की लेखन टीम में शामिल हो गए। 2. उन्होंने अपना खुद का भाग हॉलीवुड मैसेज बनाया, जिसे उन्होंने खुद लिखा और संपादित किया, जहां वे सिनेमाघरों में दिखाई जा रही कुछ सबसे लोकप्रिय हॉलीवुड फिल्मों के प्रसिद्ध दृश्य लेते थे और पैरोडी बनाते थे, मूर्खतापूर्ण पॉपअप जोड़ते थे, विभिन्न फिल्मों के दृश्यों को एक साथ मिलाकर विचित्र छवियों का एक अनूठा कोलाज बनाते थे। जनवरी 1995 में जंग ने अपनी पहली पूर्ण स्क्रिप्ट चेओनहोडोंग क्रॉसरोड के साथ दैनिक द चोसुन इल्बो के वार्षिक साहित्यिक प्रतियोगिता में प्रवेश किया। 3 पात्रों का उपयोग करते हुए, जो उनके अधिकांश थिएटर नाटकों और शुरुआती फिल्मों ह्वाई, डालसू और देओकपे में दिखाई देंगे, उनकी कहानी कहने की नई और रचनात्मक शैली ने निर्णायकों का दिल जीत लिया, जिन्होंने उन्हें शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने अपना पहला स्टेज नाटक हेओतांग व्यर्थ श्रम 21 साल की उम्र में अपने सैन्य कर्तव्य की सेवा करते हुए लिखा था। 4 और उसके बाद के नाटक क्लमसी पीपल 5, 6, 7 ने न केवल उन्हें बहुत प्रशंसा दिलाई, बल्कि यह एक बड़ी सफलता भी रही। उसी समय वह सॉन्ग जेही की मूल रचना को ए हॉट रूफ में रूपांतरित करने में मदद कर रहे थे, जो एक नारीवादी कॉमेडी थी, जिसमें सभी क्षेत्रों की महिलाओं का एक समूह एक इमारत की छत से समाज में अपनी स्थिति का विरोध करता है, जबकि उनके पति और शहर के बाकी लोग कोरिया में देखी गई सबसे गर्म गर्मियों में से एक के बीच इन सब से निपटने की कोशिश करते हैं। 3. चुंगमुरो में पूर्णकालिक काम शुरू करने में जंग को कुछ और साल लग गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने देश के सबसे प्रतिभाशाली थिएटर निर्देशकों में से एक के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की, अपनी अनूठी पटकथाओं और ऐसे किरदारों के साथ जो सबसे अवास्तविक परिस्थितियों में भी वास्तविक लगते थे। 1997 में उनका नाटक टैक्सी ड्राइवर बेहद सफल रहा, जिसमें उनकी बुद्धि और चुटीले संवादों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। मूल नाटक में चोई मिन्सिक ने देओकपे की भूमिका निभाई थी, जो एक ग्रामीण इलाके का टैक्सी ड्राइवर है, जो शहर आने का फैसला करता है, अपनी मां द्वारा कुछ जमीन बेचने के बाद एक निजी टैक्सी खरीदता है और अंततः अपने दयनीय जीवन में बदलाव लाने की उम्मीद करता है। 3. उनके थिएटर नाटकों की सफलता ने उद्योग में उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। अनुभवी टीवी नाटक निर्देशक किम जोंगहेक ने जंग को एक पटकथा लिखने के लिए कहा, लेकिन परियोजना में देरी हो गई। जंग ने अपनी पटकथा में बदलाव करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप 1998 में उनकी पहली फीचर कॉमेडी द हैपनिंग्स बनी। हालांकि उन्होंने जो शूट किया था उसका केवल आधा ही अंतिम कट में शामिल हो पाया। 3. 1999 में जंग ने थिएटर मंडली सुदा की स्थापना की और उनके नियमित कलाकारों में जंग ग्यूसू, शिन हाक्यू, जंग जेयंग और जंग यंगनाम शामिल थे। मैजिक टाइम नाटक पर काम करने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म द स्पाई की शूटिंग की, जो एक कॉमेडी थी जिसमें यू ओहसुंग ने एक उत्तर कोरियाई जासूस की भूमिका निभाई थी, जो अकाल से निपटने के लिए दक्षिण के सुपर पिग का जादुई फॉर्मूला चुराने की कोशिश करता है। 3. जंग के बाकी करियर ने उन्हें कोरिया के अग्रणी निर्देशकों में शीर्ष पर पहुंचा दिया और उनकी जंग जिन शैली की फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आईं, जैसे गन्स एंड टॉक्स, जो 4 बातूनी हत्यारों पर आधारित एक ब्लैक कॉमेडी थी। 2000 में जंग ने अपना खुद का फिल्म निर्माण संगठन फिल्म इत्सुदा स्थापित किया, जिसमें उन्होंने अपने साथी लेखकों, निर्माताओं और निर्देशकों के परिवार को काम पर रखा। उनका पहला निर्माण 2002 में 3 भागों वाली ओमनीबस नो कमेंट थी। 3. 8. अपने थिएटर और फिल्म की सफलताओं के साथ जंग अंतः निर्माण और अपने वास्तविक जुनून लेखन की ओर बढ़ने में सक्षम हुए, लेकिन 2003 के मेलोड्रामा ए मैन हू वेंट टू मार्स, जिसे ए लेटर फ्रॉम मार्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसे जंग ने लिखा था, की बड़ी फ्लॉप ने कंपनी के भविष्य को एक गंभीर चौराहे पर ला खड़ा किया।
या तो हॉट आइटम पर ध्यान केंद्रित करें या सब कुछ खोने का जोखिम उठाएं। हालांकि फिल्म की असफलता का असर 2004 में भी महसूस किया गया था, रोमांटिक कॉमेडी समवन स्पेशल ने फिल्म के कम बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, साथ ही इसके सितारों ली नायंग और जंग जेयंग के लिए शानदार समीक्षा भी की। 9-10 इसके बाद जंग ने अपने सफल 2000 के थिएटर नाटक लीव व्हेन दे आर अपलोडिंग को बड़े पर्दे पर ढालने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका परिणाम 2005 में आया मर्डर टेक 1, जिसमें एक हत्या के मामले को 48 घंटे तक लाइव प्रसारित किया गया। यह एक रहस्यमय कहानी थी जिसमें रेटिंग्स से ग्रस्त मीडिया और दर्शकों की रियलिटी टीवी के प्रति दीवानगी पर एक आक्रामक टिप्पणी की गई थी। 3, 11, 12, 13, 14 लेकिन यह कंपनी की एक और फिल्म होगी जो 2005 की सबसे बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताओं में से एक बन गई। जंग द्वारा उनके 2002 के इसी शीर्षक वाले नाटक से रूपांतरित 15 वेलकम टू डोंगमाकोल एक दूरदराज के पहाड़ी गांव की कहानी है, जहां उत्तर और दक्षिण कोरियाई सैनिकों के साथ साथ एक अमेरिकी सैनिक कोरियाई युद्ध के दौरान फंसे हुए हैं। फंतासी ड्रामाडी पार्क क्वांगह्यून की पहली फीचर फिल्म थी, जो अपने थिएटर के दिनों के जंग के कई सहयोगियों में से एक थे जो फिल्म इत्सुदा में शामिल हुए थे। 12 अगस्त 2005 में जंग ने पहली बार एक ऐसे नाटक में रंगमंच निर्देशक के रूप में काम किया जिसे उन्होंने स्वयं नहीं लिखा था। उन्होंने आर्थर मिलर के नाटक डेथ ऑफ ए सेल्समैन के मंचन में सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स के अपने पूर्व छात्रों को निर्देशित किया। यह नाटक संस्थान से संबद्ध डोंगनांग आर्ट्स सेंटर की 43वीं वर्षगांठ और संस्थान के संस्थापक तथा देश के पहले एम्फी थिएटर स्वर्गीय यू चीजिन के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में था। 16 गैंगस्टर शैली 2006 की राइटियस टाइज 17, 18 और मेलोड्रामा शैली 2007 की पिता केंद्रित माई सन 19, 20 पर काम करने के बाद जंग ने राहीचान की गोइंग बाय द बुक के लिए मजाकिया पटकथा लिखी, जो एक नकली बैंक डकैती की कवायद के बारे में है जो शर्मनाक रूप से वास्तविक हो जाती है। 21 उन्होंने पब्लिक एनिमी रिटर्न्स की पटकथा में एक बेहतर कॉमिक प्रभाव भी डाला, जो कंग वूसुक की कठिन जासूस कंग चेओलजंग सुलक्युंगगु द्वारा अभिनीत पर श्रृंखला की तीसरी किस्त है। 22 उनकी फील गुड राजनीतिक व्यंग्य गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट 2009 बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। 23, 24, 25, 26 उस वर्ष एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में जंग ने एमबीसी स्टैंडर्ड एफएम पर अपने 2008 रेडियो शो सेगमेंट रेडियो बुक क्लब के लिए एक विशेष पुरस्कार जीता। उनकी अगली फिल्में 2010 की कॉमेडी द क्विज शो स्कैंडल 27, 28 और 2011 की मेलोड्रामा रोमांटिक हेवन 29, 30, 31 हालांकि अच्छी समीक्षा की गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कम सफल रहीं। फिल्म इत्सुदा के सीईओ होने के अलावा 32 वह दोस्त कांग वूसुक के साथ फिल्म निर्माण कंपनी के एनजे एंटरटेनमेंट इंक के सहसंस्थापक भी है। जंग कोरियाज गॉट टैलेंट के पहले और दूसरे सीजन में जज थे। 33 उन्होंने स्केच कॉमेडी शो सैटरडे नाइट लाइव कोरिया के पहले 3 सीजन लिखे और निर्देशित किए और एसएनएल कोरिया के वीकेंड अपडेट संस्करण की एंकरिंग की। 34, 35, 36, 37 जंग का कहना है कि उनका मानना है कि व्यंग्यात्मक कॉमेडी समाज को बेहतर के लिए बदल सकती है। 38, 39 1990 के दशक के कोरियाई सिनेमा के पुनर्जागरण से उभरने वाली सबसे विशिष्ट आवाजों में से एक माने जाने वाले जंग की अनूठी फिल्म निर्माण शैली में अपरंपरागत कथानक, विचित्र पात्र, शुष्क और विध्वंसक हास्य, हास्यपूर्ण मोड़, तीखे व्यंग्य, नाटकीय प्रस्तुति, समाज का गहन अवलोकन और मानवतावाद का मिश्रण है। जंग की फिल्में लाखों टिकट नहीं बेचती, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वफादार प्रशंसक आधार तैयार किया है जो उनकी जंग जिन शैली की सराहना करता है। 40 जंग ने अभिनेताओं की एक अनौपचारिक रिपर्टरी कंपनी बनाई है, जिन्होंने उनकी फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाई है। इनमें सबसे उल्लेखनीय है जंग जेयंग,
जिन्होंने जंग द्वारा निर्देशित या लिखित 10 फिल्मों में काम किया है और जिन्हें जंग ने अपनी प्रेरणा बताया है। उनके अन्य लगातार सहयोगियों में शिन हाक्यू शामिल है, जिन्होंने 11 फिल्मों में काम किया है। जंग की कई फिल्मों में काम करने वाले अन्य अभिनेताओं में रयू सेउंगरयोंग, जंग यंगनाम, इम वोनही और चा सेउंगवोन शामिल है। जंग आमतौर पर अपनी फिल्मों में एक छोटा सा कैमियो करते हैं। व्यक्तिगत जीवन, सैन्य सेवा। जंग 1993 की सर्दियों में अपनी सैन्य भर्ती से वापस आ गया था। 41 विवाह और परिवार। मई 2007 में उन्होंने तत्कालीन स्नातक छात्रा चा यंगयून से विवाह किया। उनके 2 बेटे हैं, जंग चाइन और जंग चायून। 42 फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। जंग की लघु फिल्में। वर्ष, शीर्षक, श्रेय दिया गया संदर्भ। अंग्रेजी कोरियाई, निदेशक, लेखक, निर्माता। 2001 भयानक दिन, यह सब ठीक है, नहीं हाहा। 2002 कोई टिप्पणी नहीं, यह एक अच्छा विचार है, नहीं हाँ नहीं। मेरे पिता के बिना, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं हाँ। 2004 क्या स्नान समाप्त हो गया है? क्या आप जानते हैं? नहीं नहीं हाँ। 1 मार्च 2006 से लघु फिल्म। 43 2005 कोई आभारी, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं हाँ। इफ यू वेयर मी 2 से लघु फिल्म। 44 45 2008 यू टर्न, हाँ नहीं हाँ हाँ, सेंग्योंग एक्टियन के लिए लघु फिल्म। ओसीएन। 46 2016 यदि कल ही भविष्य है, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ नहीं, सिस्टर के स्लैम डंक के लिए लघु फिल्म। पतली परत। जंग की फीचर फिल्में। वर्ष, शीर्षक, श्रेय दिया गया संदर्भ। अंग्रेजी कोरियाई, निदेशक, लेखक, निर्माता। 1995 एक गर्म छत, यह एक अच्छा विचार है, नहीं हाँ नहीं, कैमिया। 1996 क्या आप जैज में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं हाँ नहीं। 1997 तिकरी, ठीक है, नहीं हाँ नहीं। 1998 घटनाएं और भी बहुत कुछ, हा हा नहीं। 1999 जासूस, कृपया मुझे बताए, हा हा नहीं। 2000 ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, नहीं हाँ नहीं। 2001 बंदूकें और बातचीत, यह एक अच्छा विचार है, हा हा नहीं, कैमिया। 2002 कोई टिप्पणी नहीं, यह एक अच्छा विचार है, नहीं। जनवरी 2015 में कि एसएम एंटरटेनमेंट के होलोग्राम म्यूजिकल स्कूल ओज के कलाकारों में शामिल हो गए। 27 मार्च 2015 में की और सीएनबीएलयू के जंगशिन को एमनेट के एम काउंटडाउन के मुख्य प्रस्तुतकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। 28 उसी वर्ष की ने एक्सोडस के साथ सहयोग किया, जो डॉन स्पाइक और डीजे हनमिन द्वारा बनाई गई जोड़ी थी। की ने होल्ड ऑन ट्रैक के लिए स्वर प्रदान किए, जिसे उन्होंने 25 जुलाई 2015 को अनसन वैली रॉक फेस्टिवल में एक साथ प्रदर्शित किया। 29 उन्होंने शतरंज, 30 और इन द हाइट्स में आगे संगीत भूमिकाएं निभाई। 31 जिनमें से बाद में 2016 में योकोहामा के कनागावा आर्ट्स थिएटर में जापानी उपशीर्षक के साथ प्रदर्शन किया गया। 33 उनका अपना वेब शो भी था, जिसका नाम था कीज नो हाउ, जिसका निर्माण एमनेट ने किया था। 34 2016 से 2017 अभिनय भूमिकाएं। मई 2017 में द गार्जियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। सितंबर 2016 में की ने टीवीएन नाटक ड्रिंकिंग सोलो में अपना आधिकारिक अभिनय पदार्पण किया, जो 5 सितंबर से 25 अक्टूबर तक प्रसारित हुआ। उन्होंने एक ऐसे छात्र की भूमिका निभाई जो 3 साल से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 35-36 हालांकि यह की का पहली बार किसी टेलीविजन सीरीज में अभिनय था, लेकिन उनके अभिनय को प्रोडक्शन टीम ने खूब सराहा, जिसमें कहा गया कि एक ऐसे व्यक्ति है जो कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने पहले से बहुत तैयारी की थी और एक अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने चरित्र की भूमिका का व्यापक विश्लेषण किया। उन्हें कर्मचारियों से बहुत प्रशंसा और प्यार मिल रहा है। अपने ऑडिशन के समय नाटकों में कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद उनके अभिनय ने एक बहुत ही ताजा वाइब दी।
इसके अलावा उनका अभिनय और उनका उच्चारण अच्छा था और इसलिए हमने उन्हें कास्ट करने का फैसला किया। 37 अप्रैल 2017 में की को नए एमबीसी नाटक द गार्जियन के मुख्य पात्रों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। 38 नाटक में की ने गोंग क्यूंगसू, एक स्केटर और हैकर की भूमिका निभाई है जिसकी मां एक अपराध के कारण लापता हो गई थी। 39 और उसे अपने अभिनय कौशल के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 40 बाद में उन्हें 2017 ग्रिमा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला। 41 2018 से 2019 एकल पदार्पण और सैन्य भर्ती की फरवरी 2018 में एक कलाकार के रूप में डोरेमी मार्केट नामक वैरायटी शो में शामिल हुए। 42 उन्होंने ईयर्स एंड ईयर्स के एकल इफ यू आर ओवर मी के रीमिक्स में काम किया जो 6 जुलाई 2018 को रिलीज हुआ था। की ने ब्रिटिश पॉप तिकरी के साथ मूल धुन पर कोरियाई और अंग्रेजी दोनों में गायन किया। मूल कोरियाई छंद गीत के समग्र अर्थ को दर्शाते हैं जहाँ की एक प्रेमी से धक्कामुक्की बंद करने के लिए कहते हैं। 43 और ये स्वयं गायक द्वारा लिखे गए थे। 44 11 अक्टूबर 2018 को एसएम एंटरटेनमेंट ने घोषणा की नवंबर के अंत में अपना एकल डेब्यू करेंगे। 45 इसके तुरंत बाद 20 अक्टूबर को की ने सियोल फैशन वीक के दौरान चार्म के फैशन शो में एक विशेष मंच पर प्रस्तुति दी। उन्होंने केमिकल्स नामक एक नया गाना प्रस्तुत किया जिसे बाद में उनके एल्बम में शामिल किया गया। 46 2 हफ्ते बाद सिंगल फॉरएवर योर्स जिसमें की के करीबी दोस्त और पूर्व सिस्टार सदस्य सोयू शामिल थे को 6 नवंबर को एक म्यूजिक वीडियो के साथ प्री रिलीज किया गया था। 47 26 नवंबर को उनका पहला स्टूडियो एल्बम जिसका शीर्षक फेस था रिलीज किया गया। साथ ही क्रश की विशेषता वाले प्रमुख सिंगल वन ऑफ दोज नाइट्स के लिए एक म्यूजिक वीडियो भी जारी किया गया। 48 अपने एकल डेब्यू के बाद की ने 26 दिसंबर 2018 को अपना पहला जापानी विस्तारित प्ले होलोग्राम रिलीज किया। इस ईपी में कुल 5 ट्रैक है जिनमें शीर्षक ट्रैक होलोग्राम और वन ऑफ दोज नाइट्स का जापानी संस्करण शामिल है। अपने जापानी डेब्यू का जश्न मनाने के लिए की ने क्रमशः 22 दिसंबर और 25 दिसंबर को कोबे और योकोहामा में की लैंड शीर्षक से 2 लाइव शो आयोजित किए। 50 दक्षिण कोरिया में उनका पहला एकल संगीत कार्यक्रम द एजिट की लैंड शीर्षक से फरवरी 2019 में सियोल में आयोजित किया गया था और इसमें 11 बिक चुके प्रदर्शन शामिल थे। 51 52 फेस का रीपैकेज्ड संस्करण आई वानाबी 4 मार्च 2019 को रिलीज किया गया। एल्बम से पहले सिंगल कोल्ड रिलीज हुआ था जिसमें हन्हे ने अभिनय किया था और टाइटल ट्रैक आई वानाबी आया था जिसमें जी आइडल के सोयोन ने अभिनय किया था। 53 54 जिस दिन एल्बम रिलीज हुआ उसी दिन की ने मिलिट्री बैंड के सदस्य के रूप में अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए नामांकन कराया। 54 2020 वर्तमान एकल एल्बम और विविध भूमिकाएं की 24 सितंबर 2020 को अपनी अंतिम सैन्य छुट्टी पर चले गए। कोविड-19 महामारी से संबंधित सैन्य प्रोटोकॉल के कारण सेना में वापस आए बिना 7 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर छुट्टी मिलने से पहले 55 वह 21 नवंबर के एपिसोड में डोरेमी मार्केट के नियमित कलाकार के रूप में लौटे। 56 जुलाई 2021 में वह कई महीने पहले अतिथि भूमिका के बाद आई लिव अलोन में एक कलाकार के रूप में शामिल हुए। 57 30 अगस्त 2021 को की ने तायोन के साथ एकल हिट दैट रिलीज किया जो सितंबर में उनके आगामी एल्बम के लिए प्री रिलीज के रूप में काम कर रहा था। 58 उन्होंने 26 सितंबर को ग्रोक्स इन द कीलैंड नामक एक ऑनलाइन बियॉन्ड लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया। 59 कॉन्सर्ट का सिनेमाघरों में सीधा प्रसारण भी किया गया। 60 उनका पहला कोरियाई विस्तारित नाटक बैड लव 27 सितंबर को इसी नाम के प्रमुख एकल के साथ रिलीज हुआ। 61
9 अक्टूबर को की को एमबीसी के शो म्यूजिक कोर में एकल कलाकार के रूप में अपना पहला संगीत शो जीत मिला। 62 किम कीबम, कोरियाई, जन्म 23 सितंबर 1991, जिन्हें पेशेवर रूप से की के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई गायक, गीतकार और टेलीविजन व्यक्तित्व है। दक्षिण कोरिया के डेगू में जन्मे और पलेबरे एसएम नेशनल टूर ऑडिशन कास्टिंग में सफल ऑडिशन के बाद वे सियोल चले गए। मई 2008 में की ने दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड शाइनी के सदस्य के रूप में शुरुआत की, जो बाद में दक्षिण कोरिया के सबसे अधिक बिकने वाले कलाकारों में से एक बन गया। की को एक गायक और नर्तक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन उन्होंने विभिन्न करियर में भी कदम रखा है, विशेष रूप से एक टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता के रूप में। एक गायक के रूप में उन्होंने विभिन्न कलाकारों के साथ सहयोग किया है और इन्फिनिटी के वुह्युन के साथ मिलकर टू हार्ट नामक जोड़ी बनाई है। उन्होंने नवंबर 2018 में डिजिटल सिंगल फॉरएवर योर्स की रिलीज के साथ एकल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की और उनका पहला स्टूडियो एल्बम फेस उसी महीने के अंत में रिलीज हुआ। की ने अपने और शाइनी के लिए गीत लेखन में भी योगदान दिया है। एक अभिनेता के रूप में उन्हें कई संगीत नाटकों जैसे बोनी एंड क्लाइड 2013, जोरो 2014 और शतरंज 2015 में कास्ट किया गया था। इसके बाद उन्होंने ड्रिंकिंग सोलो 2016 और द गार्डियंस 2017 जैसी कई टेलीविजन ड्रामा भूमिकाओं में भाग लेकर एक अभिनेता के रूप में अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। 2015 में की एक फैशन डिजाइनर के रूप में सक्रिय हो गए और कई परियोजनाओं में भाग लिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने ब्रिज शॉप हाउस के साथ मिलकर शाइनी कॉन्सर्ट के लिए पोशाकें डिजाइन की और मॉडल आयरीन किम और ब्रांड चार्म्स के साथ मिलकर फैशन परिधान डिजाइन किए। अपने काम की सफलता के कारण की को बाद में समूह का फैशन निर्देशक नियुक्त किया गया। 2020 से उन्होंने एक टेलीविजन व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है और डोरेमी मार्केट और आई लिव अलोन जैसे विविध शो में एक कलाकार के रूप में दिखाई दिए हैं। उन्हें उनके विविध प्रदर्शनों के लिए एमबीसी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स से उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। जीवन और करियर 1991 से 2011, प्रारंभिक जीवन और करियर की शुरुआत। मुख्य लेख शाइनी की का जन्म 23 सितंबर 1991 को दक्षिण कोरिया के डेगू में इकलौते बच्चे के रूप में हुआ था। 1-2 उन्होंने अपने गृहनगर में येओंगशिन मिडिल स्कूल का एक वाटर स्कीयर के रूप में प्रतिनिधित्व किया और वाटर स्कीइंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 3-4 2005 में एसएम नेशनल टूर ऑडिशन कास्टिंग में सफल ऑडिशन के बाद वे एसएम एंटरटेनमेंट में शामिल हो गए। 5-2 साल बाद वे फिल्म अटैक ऑन द पिनअप बॉयज में एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में दिखाई दिए। उद्धरण वांछित 2008 में उन्हें शाइनी समूह के सदस्य के रूप में चुना गया था। समूह ने अपना पहला विस्तारित नाटक रीप्ले 22 मई को जारी किया, 6 चार्ट पर 8वें नंबर पर पहुंच गया। 7 उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन 25 मई 2008 को एसबीएस कार्यक्रम इंकिगायो पर किया। 8 की ने सियोल में टीवी एक्सक्यू के कॉन्सर्ट 2009 द थर्ड एशिया टूर मिरोटिक में लेबलमेट जियाटिक के एकल प्रदर्शन में भाग लिया। 2010 में उन्होंने ट्रैक्स के ईपी लेट यू गो के गीत हीलिंग में अभिनय किया। 10 और गर्ल्स जेनरेशन के गीत बॉयज एंड गर्ल्स में उनके दूसरे स्टूडियो एल्बम ओह के लिए। 11 वह यूकिस के डोंगहो और एमबीएलएक्यू के थंडर के साथ रेजिंग आइडल शो के कलाकार सदस्य थे। 12 2012 में की ने सुपर जूनियर के लीटुक के साथ नाटक हिस्ट्री ऑफ ए सैलरीमैन के लिए ब्रावो नामक एक गीत पर सहयोग किया। 13 उन्होंने 100 के डेब्यू ईपी मामा के गीत 2 मून्स में भी भाग लिया। 14 और सुपर जूनियरएम के लेबलमेट हेनरी के साथ एसबीएस के पॉप स्टार के थीम गीत के रूप में बोए के गीत वन ड्रीम में भी भाग लिया। 15 2012 से 2015
टूहार्ट और नाट्य प्रस्तुति। मुख्य लेख टूहार्ट बैंड। 2012 में की को ब्रॉडवे म्यूजिकल कैच मी इफ यू कैन के कोरियाई प्रोडक्शन में फ्रैंक अबगनेल जूनियर के रूप में लिया गया, जो उनकी नाटकीय शुरुआत थी। उन्होंने की जून, किम जियोंगहून, पार्क ग्वांगह्यून और लेबलमेट क्यूह्यून के साथ भूमिका निभाई। संगीत में 28 मार्च से 10 जून तक ब्लू स्क्वायर, सैमसंग कार्ड हॉल, हनमडोंग, सियोल में चला। अक्टूबर में यह घोषणा की गई थी कि संगीत की वापसी में भाग लेंगे। उत्पादन 14 दिसंबर 2012 को शुरू हुआ और 9 फरवरी 2013 तक सेयोंगनाम आर्ट्स सेंटर के ओपेरा हाउस में जारी रहा। 16 की ने एसपीएस सिटकॉम सैलामेंडर गुरु और द शैडोज में भी कैमियो किया। 19 अगस्त 2013 को संगीत में बोनी एंड क्लाइड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाना हांग और की। 18 जुलाई 2013 को यह घोषणा की गई कि को कोरियाई प्रोडक्शन बोनी एंड क्लाइड में क्लाइड की भूमिका में लिया गया है, जिसमें किम मिनजोंग, की जून, द ग्रेस के डाना और जेडई ए के ह्युंगसिक भी शामिल है। यह प्रदर्शन 4 सितंबर से 27 अक्टूबर 2013 तक सियोल के चुंगमू आर्ट हॉल में चला। 18 इसके तुरंत बाद उन्हें द थ्री मस्किटर्स में डीआर टागनन की भूमिका में लिया गया। 19 2014 में की ने इन्फिनिटी के वुह्युन के साथ मिलकर टूहार्ट नामक जोड़ी बनाई, जो एसएम एंटरटेनमेंट और वूलीम एंटरटेनमेंट का एक सहयोग था। 20 सदस्यों के अनुसार चूंकि वे करीबी दोस्त थे इसलिए जोड़ी बनाने का विचार उनका था, लेकिन वे फोटोशूट और इसी तरह की गतिविधियों के बजाय संगीत सहयोग के बारे में नहीं सोच रहे थे। 21-22 इस जोड़ी को खूब सराहा गया और 29वें गोल्डन डिस्क अवार्ड्स में लोकप्रियता पुरस्कार जीता। 23 बिलबोर्ड के जेफ बेंजामिन ने उनके गायन के साथ साथ उनकी कोरियोग्राफी और ऑन स्क्रीन करिश्मे की भी प्रशंसा की। 24 उसी वर्ष की को संगीत में जोरो में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिसमें उन्होंने गायक भीसुंग और बीस्ट के योसेप के साथ भूमिका साझा की। जोरो 27 अगस्त से 26 अक्टूबर तक सियोल के चुंगमू आर्ट हॉल में चला। उनकी जोड़ी जापानी मॉडल एलिसा यागी के साथ थी। 26 एन यूजिन, कोरियाई, जन्म 1 सितंबर 2003, एक दक्षिण कोरियाई गायिका है। वह स्टारशिप एंटरटेनमेंट के अंतर्गत लड़कियों के समूह इव की प्रमुख है और दक्षिण कोरियाई जापानी लड़कियों के समूह इज-1 की पूर्व सदस्य है। प्रारंभिक जीवन। यूजिन का जन्म 1 सितंबर 2003 को दक्षिण कोरिया के चेओंगजू में हुआ था। एक ऑफ द रिकॉर्ड, जिस लेबल के तहत एन को इज-1 के सदस्य के रूप में साइन किया गया था, ने 2019 में खुलासा किया कि उसने इज-1 के साथ अपने प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था और वह घर पर ही पढ़ाई करेगी। 2 आजीविका। 2018 से 2021 प्रोड्यूस 48 और इज-1। यह भी देखे प्रोड्यूस 48 और इज-1। अक्टूबर 2018 में 15 जून से 31 अगस्त 2018 तक एन ने रियलिटी गर्ल ग्रुप सर्वाइवल शो प्रोड्यूस 48 में जंग वोन्यंग और चो काह्योन के साथ स्टारशिप एंटरटेनमेंट का प्रतिनिधित्व किया। एन ने 5वां स्थान हासिल किया और इज-1 के साथ शुरुआत की। ग्रुप का पहला एक्सटेंडेड प्ले ईपी कलर एज 29 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुआ, जिसमें लावी एन रोज इसका मुख्य एकल था। 3, 4, 5 इज-1 के साथ अपनी शुरुआत के कई महीनों बाद एन ने टेलीविजन गायन प्रतियोगिता किंग ऑफ मास्क सिंगर में भाग लिया। वह शो के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रतियोगी थीं, जिनकी उम्र 15 साल और 99 दिन थी। 6, 7 यह घोषणा की गई थी कि एन किम गुरा के साथ एमबीसी के माई लिटिल टेलीविजन वी2 में एक कलाकार सदस्य बनेंगी। 8, 9 हालांकि एमनेट वोट हेरफेर जांच के कारण उन्हें एपिसोड 34 से कलाकारों से हटा दिया गया था। 10, 11, 12 मार्च 2021 से मार्च 2022 तक एन ने एनसीटी के सुंगचन और ट्रेजर के जिहून के साथ संगीत कार्यक्रम इनकी गायों की मेजबानी की।
13-14-2021 वर्तमान आइव और एकल गतिविधियां। यह भी देखे आइव अप्रैल 2021 में इस वन के भंग होने के बाद वह और उसकी ग्रुपमेट वोनेंग प्रशिक्षु के रूप में स्टारशिप एंटरटेनमेंट में लौट आईं। 1 नवंबर 2021 को स्टारशिप एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि वे अपने नए गर्ल ग्रुप आइव की शुरुआत करेंगे। अप्रैल 2020 में ग्रेविटी की शुरुआत के बाद से यह लेबल का पहला ग्रुप था और फरवरी 2016 में WJ की शुरुआत के बाद से उनका पहला गर्ल ग्रुप था। 15-16 बाद में एन को आइव की नेता और गायिकाओं में से एक के रूप में प्रकट किया गया। 17 उन्होंने 1 दिसंबर 2021 को सिंगल एल्बम 11 के साथ अपनी आधिकारिक शुरुआत की। 18 2022 में एन ने सैन्य उत्तरजीविता रियलिटी शो स्टील ट्रूप्स के दूसरे सीजन में एक पैनलिस्ट के रूप में काम किया। 19 उसी वर्ष एन ने ओह माई गर्ल्स मिमी, ली यंगजी और ली यूंजी के साथ TVN के विभिन्न शो अर्थ आर्केड का भी नेतृत्व किया। 18 जून को एन को 28वें ड्रीम कॉन्सर्ट की मेजबानी के लिए चुना गया था। 2 दिन बाद एन ने गेटोरेड और स्टारशिप एंटरटेनमेंट अभियान के हिस्से के रूप में कांग डैनियल और यूना किम के साथ मूव लाइक दिस शीर्षक से अपने प्रचार एकल के लिए संगीत वीडियो जारी किया। 22-24 दिसंबर को एन ने गोचोक स्काई डोम में की और चा यू वू के साथ साल के अंत में SBS गायो डेजॉन उत्सव की मेजबानी की। 10 अप्रैल 2023 को आइव ने अपना पहला स्टूडियो एल्बम आइव आइव रिलीज किया, जिस पर अन ने हीरोइन नामक ट्रैक के बोल लिखे। 24 सितंबर में अन ने फैशन ब्रांड फेंडी के राजदूत के रूप में मिलान फैशन वीक में भाग लिया। 25 अन को SBS गायो डेजॉन की मेजबानी के लिए चुना गया था, जो 25 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। इसने इस कार्यक्रम की मेजबानी का लगातार दूसरा वर्ष चिह्नित किया। 26-15 दिसंबर 2023 को यह घोषणा की गई कि अन डिज्नी की विश के मुख्य विषय दिस विश का कोरियाई संस्करण गाएगी, जिसे 22 दिसंबर को रिलीज किया गया था। 27-28 फरवरी 2024 में एन को TVING के विभिन्न प्रकार के शो क्राइम सीन रिटर्न्स में लिया गया। 29-8 अप्रैल 2024 को यह घोषणा की गई कि एन को 7वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में 2 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, सर्वश्रेष्ठ महिला विभिन्न प्रकार की कलाकार और प्रिज्म लोकप्रियता पुरस्कार महिला, जिसमें से उसने बाद वाला जीता। 30-31 मई 2024 में यह घोषणा की गई कि वह अर्थ आर्केड स्पिन-ऑफ अर्थ आर्केड के वूम वूम के लिए वापस आएगी। 32-25 जून 2024 को यह घोषणा की गई कि एन लगातार तीसरे वर्ष SBS गायो डेजॉन की मेजबानी करेगी। 33 जनवरी 2025 में यह घोषणा की गई कि एन नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाले क्राइम सीन 0 नामक क्राइम सीन के नए सीजन में वापसी करेंगी। 34 अप्रैल 2025 में अर्थ आर्केड के तीसरे सीजन में उनकी वापसी की पुष्टि हुई। 20 अन्य उद्यम पृष्ठांकन मई 2022 में मैरी क्लेयर कोरिया के लिए एन विज्ञापनों और संगीत वीडियो में एक अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी, विशेष रूप से उनके आधिकारिक डेब्यू से पहले एक AQView वीटा विज्ञापन में। 35-36 अक्टूबर 2021 में एन को मेगास्ट्री के मेगापास उत्पाद के लिए एक विज्ञापन मॉडल के रूप में चुना गया था, जो हाई स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन व्याख्यान देता है। उनके ताज़ा दृश्यों और ठोस अभिनय कौशल के लिए धन्यवाद। 37 अगस्त 2022 में एन को डिब्बाबंद टूना डोंगवोन टूना के ब्रांड मॉडल के रूप में चुना गया था। 38 दिसंबर में उन्हें कोरियाई सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड क्लियो कॉस्मेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया था। 39 जनवरी 2023 में एन को इतालवी लग्जरी फैशन हाउस फेंडी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। 40 फरवरी 2023 में एन को NEPA के नए मॉडल के रूप में चुना गया था। 41
उसी महीने एन को लकी चॉइट के लिए नए ब्रांड मॉडल के रूप में चुना गया था। 42 अप्रैल में एन को लोटे चिलसंग बेवरेज के कार्बोनेटेड लेमन जिन के लिए नए मॉडल के रूप में चुना गया था। 43 2 महीने बाद एन को हाना फाइनेंशियल ग्रुप के लिए मॉडल के रूप में चुना गया था। 44 अगस्त में एन को डोंगवोन टूना द्वारा ब्रांड मॉडल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। 45 जून 2024 में उन्हें कॉफी ब्रांड मैक्सिम सुप्रीम गोल्ड के लिए एक विज्ञापन मॉडल के रूप में चुना गया था। 47 अप्रैल में यह घोषणा की गई कि एन लैकोस्टे कोरिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, जो इसके 2025 एस अभियान में भाग लेगी और 2025 FW पेरिस फैशन वीक के दौरान ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेगी। 48 डिस्कोग्राफी। इज वन और इवे के साथ एन की डिस्कोग्राफी के लिए इज वन डिस्कोग्राफी और इवे डिस्कोग्राफी देखें। प्रचारात्मक एकल, प्रमोशनल एकल की सूची जिसमें रिलीज वर्ष, चयनित चार्ट स्थिति। 30 अगस्त 2022 को की ने अपना दूसरा स्टूडियो एल्बम गैसोलीन रिलीज किया, जिसमें इसी नाम का मुख्य एकल था। 63 उन्होंने अक्टूबर के 22 से 23 को सियोल के जंगचुंग एरिना में कीलैंड में गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नामक एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया और नवंबर के 19 से 20 को योकोहामा में पिया एरिना में। 64 उन्होंने मार्च 2023 में ओसाका में अतिरिक्त प्रदर्शन किए। 65 13 फरवरी को उन्होंने किलर शीर्षक से गैसोलीन का पुनर्मुद्रण जारी किया। 66 उनका दूसरा कोरियाई EP गुड एंड ग्रेट 11 सितंबर को जारी किया गया था। 67 उन्होंने जनवरी के 27 से 28 2024 को सियोल में एसके ओलंपिक हैंडबॉल जिम्नेजियम में 2024 की एंड ऑन नामक एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। 68 बाद में यह दौरा जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित एशिया के विभिन्न देशों में विस्तारित हुआ। 69 70 वह फरवरी 2024 में TVING के क्राइम सीन रिटर्न्स में दिखाई दिए। 71 उन्होंने अपना पहला जापानी एकल टंग टाइड डिजिटल रूप से 26 जून को जारी किया। भौतिक संस्करण 7 अगस्त को जारी किया गया था। 72 जुलाई 2025 में की ने B2B सदस्य चांगसप के साथ आइडल टॉक शो सलोन डे आइडल की सहमेजबानी की। यह शो सलोन ड्रिप का स्पिन-ऑफ है और की को डोरेमी मार्केट के निर्माता ली ताइक्यूंग के साथ फिर से जोड़ता है। 74 11 अगस्त को उन्होंने अपना तीसरा स्टूडियो एल्बम हंटर रिलीज किया, जिसमें इसी नाम के प्रमुख एकल सहित 10 गाने शामिल है। 75 76 वह 26 सितंबर को 2025 की लैंड अनकेनी वैली नामक एक कॉन्सर्ट टूर पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत सियोल में शो से होगी। 77 व्यक्तिगत जीवन। की का पालन पोषण जन्म से ही उनकी दादी ने किया था। जन्म देने के बाद उनकी मां बीमार थी और उनके पिता काम में व्यस्त थे। 78 10 अक्टूबर 2014 को की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर घोषणा की कि उनकी दादी का 23 सितंबर 2014 को निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि वह खुद इसकी घोषणा करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी के माध्यम से इस खबर की घोषणा करना सही नहीं लगा। 79 की ने फिल्म और संगीत में डिग्री के साथ म्योंगजी विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 80 उन्होंने संस्कृति और शिक्षा विषय वस्तु विकास में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए वुसुक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने अपने विषय के छात्रों द्वारा शुरू की गई युवा आत्मावधारणा विकास पर एक परियोजना में भाग लिया। 81 उन्होंने उत्तरी ज्योला प्रांत के इक्सान नामसियोंग मिडिल स्कूल और सियोल के गिमजे गर्ल्स मिडिल स्कूल में विशेष सेमिनार आयोजित किए। 82 उनके शोध प्रबंध का शीर्षक है कोरियाई किशोरों की दिखावट संतुष्टि और आत्मसम्मान पर स्टाइलिंग शिक्षा का प्रभाव। 83 84 अन्य उद्यम। की को अपने देश में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले पुरुषों में से एक माना जाता है। 86 उनकी अनोखी और अपरंपरागत शैली में अक्सर पैटर्न और रंग शामिल होते हैं। 87 मीडिया में
उनके फैशन की तुलना साथ ही आइडल जी ड्रैगन से की गई है। दोनों को अपने स्वयं के विशिष्ट शैली को आगे बढ़ाने के पक्ष में रुझानों से बचने के लिए जाना जाता है। 87 की ने कहा है कि उन्हें दूसरों से अलग दिखने के लिए नई चीजों को आजमाने में मजा आता है और फैशन से विवश होने के बजाय वह फैशन के प्रति दृष्टिकोण की अधिक परवाह करते हैं। 88 वह फैशन को आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं और मर्दाना और स्त्री शैलियों के बीच अंतर नहीं करना पसंद करते हैं। 89 सियोल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर किम यूनजू ने उन्हें गैरपारंपरिक लिंग प्रदर्शन के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। 90 की ने फैशन उद्योग में कदम रखा है। उदाहरण के लिए उन्होंने डिजाइनर को तायोंग के साथ मिलकर अपने कुत्तों को चित्रित करने वाले स्वेटशर्ट डिजाइन किए और उन्हें चैरिटी के लिए बेच दिया। 91 इसके अलावा उन्हें एसएम एंटरटेनमेंट के फैशन निदेशकों में से एक नियुक्त किया गया और वे 2015 से शाइनी के कॉन्सर्ट आउटफिट डिजाइन कर रहे हैं। शाइनी के 2015 के एकल व्यू की वेशभूषा के विचारों पर आधारित थी, जिसमें एक पुराने स्केटर से प्रेरित सौंदर्यशास्त्र को अपनाया गया था, ऐसे समय में जब अन्य समूह ज्यादातर वर्दी पहनते थे। 89 2016 में की ने शाइनी के 5वें कोरियाई कॉन्सर्ट टूर शाइनी वर्ल्ड वी के लिए जापानी चित्रकार ब्रिज शिप हाउस के साथ सहयोग किया। 92 93 94 की कोरियन एले के विशेष संपादक भी बने, जहां उन्होंने की स्टोरी नामक एक कॉलम में अपनी निजी जीवन शैली साझा की, जो पत्रिका द्वारा हर 2 हफ्ते में प्रकाशित होता था। 95 इसमें उन्होंने रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस, 96 कैमरों, 97 अनुप्रयोगों, 98 और अन्य विषयों पर सुझाव साझा किए। मार्च 2017 में की ने मॉडल आइरीन किम के साथ मिलकर फैशन ब्रांड चार्म्स के लिए नए उत्पाद डिजाइन किए। 99 पृष्ठांकन की ने कई ब्रांडों का समर्थन किया है, जिसकी शुरुआत 2016 में जिल स्टुअर्ट एक्सेसरी से हुई थी। एक प्रतिनिधि ने बताया कि की को एक मॉडल के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने संगीत और प्रसारण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर रूप से प्रचार किया था, जिससे उनका कलात्मक पक्ष सामने आया और क्योंकि वह ब्रांड की कामुक और फैशनेबल शैली में फिट बैठते थे। 2021 में उन्हें युवा उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाले एक अभियान में लेबल में तायोन के साथ स्वास्थ्य और सौंदर्य स्टोर ऑलिव यंग के लिए एक मॉडल के रूप में चुना गया था। 101 उन्होंने यूलिफ के सहयोग से की फेस नामक एक स्किनकेयर लाइन भी लॉन्च की, जिसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उत्पादों को डिजाइन किया। 102 उन्हें मेकअप ब्रांड एस्पायर, 103 हेल्थ सप्लीमेंट एमजी लैब, 104 लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्गटेक, 105 और कपड़े धोने के डिटर्जेंट पेरवॉल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 106 सोजू ब्रांड हिजिनरो ने की द्वारा इजाद की गई एक वायरल रेसिपी पर आधारित एक ब्लैक टी टॉनिक ड्रिंक पेश की, जिसे कि इज बैक पैकेजिंग के साथ प्रचारित किया गया। इसने 4 महीनों में 3.5 मिलियन से अधिक बोतलें बेचीं, जिससे यह जिनरो टॉनिक लाइन में सबसे तेजी से बिकने वाला उत्पाद बन गया और वार्षिक बिक्री में 83% की वृद्धि में योगदान दिया। 107 2025 में उन्होंने हेलो किटी के साथ की के एल्बमों के पात्रों वाले उत्पादों की एक लाइन पर सहयोग किया। 108 उन्होंने मैकडॉनल्ड्स, 109 और गूगल जेमिनी के विज्ञापन अभियानों में काम किया है। 110 परोपकार की वर्ल्ड विजन के समर्थक है। 2009 में उन्होंने युगांडा, भारत, इथियोपिया और बोस्निया में रहने वाले 4 बच्चों को प्रायोजित करना शुरू किया, उन्हें नियमित रूप से उपहार और पत्र भेजते रहे। बाद में उन्होंने 2.113 टन चावल और 550 कोयला ब्रिकेट दान किए, जो उन्हें कैच मी इफ यू कैन में उनके प्रदर्शन के दौरान प्रशंसकों ने वर्ल्ड विजन को भेजे थे, जिसे उन्होंने कुपोषित बच्चों और बुजुर्गों के लिए निर्देशित करने के लिए कहा था। 111 उन्होंने अपने कुत्तों को दर्शाने वाले स्वेटशर्ट की एक लाइन पर डिजाइनर को तायोंग के साथ सहयोग किया। सभी आय लगभग 12.5 मिलियन जीते एनिमल फ्रीडम यूनियन को दान कर दी गई।
91 की ने अपने एसएम एंटरटेनमेंट लेबल मेट्स के साथ 2016 में यूनिसेफ और लुई वुइटन द्वारा आयोजित मेक ए प्रॉमिस अभियान में भाग लिया। 112 2022 में उन्होंने कोरियाई अविवाहित माताओं के परिवार संघ को अपने यूलीफ स्किन केयर लाइन के 12 मिलियन वॉन मूल्य के उत्पाद दान किए। 113 उन्होंने मार्च 2025 दक्षिण कोरिया के जंगल की आग से उबरने में अपने गृहनगर के निवासियों की मदद के लिए 50 मिलियन वॉन दान किए। 114 की ने क्युंगपुक नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को कई दान दिए हैं, जहां उनकी मां एक नर्स के रूप में कार्यरत थीं। 115 उन्होंने 2019 में अपनी सैन्य भर्ती से पहले अस्पताल का दौरा किया और उपचार लागत का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन वॉन का दान दिया। 116 2023 में एक ऑनलाइन टिप्पणीकार ने अपने बेटे की रक्त कैंसर की दवा की लागत को कवर करने के लिए की को धन्यवाद देने के बाद मीडिया में ध्यान आकर्षित किया। 116 की ने अपनी मां की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में 50 मिलियन वॉन का एक और दान दिया। 117 डिस्कोग्राफी मुख्य लेख प्रमुख डिस्कोग्राफी यह भी देखे शाइनी डिस्कोग्राफी और टोहार्ट बैंड डिस्कोग्राफी चेहरा 2018 गैसोलीन 2022 हंटर 2025 गीत लेखन श्रेय सभी गीत लेखन क्रेडिट कोरिया संगीत कॉपीराइट एसोसिएशन से अनुकूलित है। 118 गीतकार के रूप में श्रेय प्राप्त गीतों की सूची गाना वर्ष कलाकार एल्बम के साथ सहलिखित नीचे उतरो 2009 शाइनी 2009 हमारा वर्ष मिन्हो जेक्यू बिगटोन रयान एस झुन स्क्रिप्ट शेफर्ड एंट वान फ्रॉस्ट उसे ले लो 2010 नमस्ते सीजे गिलमे मिन्हो लड़कियां 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 2013 ड्रीम गर्ल आपके बारे में गलत धारणाएं जेओन गांधी मिन्हो और गेल इतना गंभीर क्यों मेरे बारे में गलत धारणाएं जोंगह्युन मिन्हो अजीब आंख 2015 विषम जोंगह्युन जीवित किम ईना एमसी मेटा मुझे जाने मत दो 2016 एक का एक जो यूनक्यूंग मिन्हो मत रुको जोंगह्युन मिन्हो शुभ संध्या 2018 प्रकाश की कहानी EP.1 जो यूनक्यूंग मिन्हो आप और मैं शब्दावली हमारा पेज प्रकाश की कहानी EP.3 शाइनी केंजी आई विल फाइट फीट विंगसेन चाबी चेहरा विंगसेन प्यार करना आसान है जेक्यू मून हियोन प्रेम का कर्तव्य यह जीवन कोल फीट हन्हे 2019 में बनना चाहता हूं कोडी जे हन्हे शनिवार की रात 2021 खोटा प्यार 18 मेरी दुनिया का अंत गैसोलीन 2022 पेट्रोल केंजी गोट सर्वकालिक महानतम कांग यूनजियोंग मैं सो नहीं सकता गर्व आईना आईना 2023 अच्छा महान आनंद की दुकान 2024 आनंद की दुकान जो यूनक्यूंग ली ह्युंगसुक PNP पार्क ताइवोन फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2007 पिनअप बॉयज पर हमला बैकअप डांसर केमिया 2012 में हूं वह स्वयं एसेम टाउन वृत्तचित्र 119 2015 एसेम टाउन द स्टेज एसेम टाउन कॉन्सर्ट फिल्म 120 2016 सियोल फैशन वृत्तचित्र JTBC और CECI के बीच सहयोग। तो दोस्तों ये भी एक साउथ कोरिया एक तरह से सीरीज रहने वाली के ड्रामा आप इसे बोल सकते हो और सेक्शन 1 अभी इसका हमें देखने को मिलेगा जिसमें 6 से 7 एपिसोड हमें इसके देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर चैनल पर सेट कर ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।